नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों। आज हम लोग पढ़ेंगे हिंदी सुलभ भारती कक्षा 7वीं से पाठ नंबर 7 जहाँ चाह वहाँ राह। तो बच्चों, पाठ शुरू करने से पहले हम लोग पाठ के लेखक पर प्रकाश डालेंगे। इस पाठ की लेखिका है अनुराधा मोहिनी। मैं आपको पाठ के बारे में विस्तार से बताने से पहले एक चीज़ बताना चाहती हूँ कि कोई भी किसी लेख को लिखने वाला को लेखक कहते हैं, लेकिन यहाँ पर ध्यान देने वाली एक बात क्या है कि उस लेख को, उस पाठ को लिखने वाला अगर पुरुष है तो उसे लेखक कहते हैं और अगर स्त्री है तो उसे लेखिका कहते हैं। अब हम अनुराधा मोहिनी के बारे में थोड़ा सा जानकारी लेंगे। अनुराधा मोहिनी जी का जन्म 21 सितंबर 1961 नागपुर महाराष्ट्र में हुआ था। अनुवाद के क्षेत्र में अनुराधा मोहिनी जी ने अमूल्य योगदान दिया है तथा अपने अनुवाद विविध पारिभाषिक कोशों की निर्मित में सहभाग भी लिया है। वैचारिक एवं ललित पुस्तकों का संपादन भी उन्होंने किया है। प्रस्तुत कहानी जहाँ चाह वहाँ राह के द्वारा लेखिका हमें यह बताना चाहती है कि कुदरत भी उन्हीं लोगों के लिए कामयाबी के रास्ते खोलते हैं जो अपने जीवन में बिना डरे मुसीबतों का सामना करते हैं तथा अपने लक्ष्य प्राप्ति के लिए हमेशा प्रयत्नशील रहते हैं। कार्य छोटा हो अथवा बड़ा, मनुष्य की हिम्मत एवं हौसला के सामने वह अत्यंत कमज़ोर साबित होता है। जब सभी मेहनत एवं हिम्मतवान लोग मिलकर किसी कार्य के लिए कदम बढ़ाते हैं तब निश्चित रूप से वे अपने लक्ष्य को प्राप्त करते हैं और कार्य में सफलता अर्जित करते हैं। तो बच्चों, अब हम लोग आगे बढ़ेंगे पाठ की ओर। इस पाठ में एक गांव की कहानी बताई गई है और कुछ बच्चे हैं गांव के जो विद्यालय कभी जा पा रहे हैं, कभी नहीं जा पा रहे हैं, जिसका वजह है कि विद्यालय एक कगार पे है और दूसरे कगार पर उनका घर है और बीच में वहाँ पर एक नाला बहता है, जो नाला हमेशा बरसात के दिनों में भर जाता है, जिसके वजह से बच्चों को विद्यालय पहुँचने में परेशानी होती है। तो उस गांव का नाम है यसंबा। चलिए हम लोग पाठ शुरू करते हैं। यसंबा गांव के पाठशाला की घंटी बजी। धुआंधार यानी लगातार बरसात हो रही थी। वर्षा के कारण प्रार्थना मैदान पर न होकर कक्षा में संपन्न हुई। उपस्थिति लेते हुए गुरुजी ने देखा कि आज कक्षा में बहुत कम विद्यार्थी हैं। आज इतने विद्यार्थियों के अनुपस्थित रहने का कारण क्या है? उन्होंने विद्यार्थियों से पूछा। अनुपस्थित मतलब एब्सेंट होना। गुरुजी ने एब्सेंट होते हुए विद्यार्थियों को देखने के बाद बाकी जो बच्चे आए हैं उनसे पूछा कि उनके अनुपस्थिति के कारण क्या है। बच्चों ने जवाब दिया, वही नाला गुरुजी। सबने एक स्वर में उत्तर दिया, वही नाला गुरुजी। बच्चों ने क्यों कहा? क्योंकि यह हर साल की बात थी, हर वर्ष ऐसा ही होता है। वहाँ पे बरसात के दिनों में वो नाला भर जाता है और बच्चे विद्यालय नहीं जा पाते हैं, इसलिए बच्चों ने जवाब दिया, वही नाला गुरुजी। ये संभा गांव के ठीक बीच में एक नाला बहता था। गांव की बस्ती नाले के एक तरफ थी, पाठशाला और खेत दूसरी तरफ थे। बरसात के दिनों में नाले में कई बार 4 से 5 फीट तक पानी भर जाता था। बड़े बुजुर्ग तो किसी तरह अपने गाय बैलों के साथ नाला पार कर खेतों में चले जाते, किंतु पाठशाला आने के लिए नाला लांघना विद्यार्थियों के लिए संभव नहीं था। जब जोरों की बारिश होती उस दिन कक्षा में विद्यार्थियों की उपस्थिति पर असर पड़ता। अनेक बार विद्यार्थी पूरे सप्ताह पाठशाला नहीं जा पाते। इनके चलते गांव में बरसात, नाले में भरा पानी, पाठशाला से छुट्टी, यसंबा की यही कहानी, यह गीत गांव में प्रचलित हो गया था। यहाँ पर बताया जा रहा है कि जो नाला भर जाने की वजह से बच्चों को परेशानी होती थी विद्यालय जाने में। बड़े लोग तो जैसे तैसे तैर कर अपने गाय बैल लेकर चले जाते थे खेती करने, लेकिन बच्चे ऐसा नहीं कर पा रहे थे, उन्हें बहुत परेशानी हो रही थी। और उस परेशानी को देखते हुए बच्चों ने एक गाना बना लिया था जो सब बच्चे मिलजुल कर गाते थे। वह कौन सा गाना है कि नाले में भरा पानी, पाठशाला से छुट्टी, यसंबा की यही कहानी। यह गीत गांव में प्रचलित हो गया था, यानी बच्चे हमेशा गाया करते थे। पाठशाला में अनुपस्थिति का विद्यार्थियों की पढ़ाई पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ता। अच्छी श्रेणी लाने वाले विद्यार्थी भी वार्षिक परीक्षा में पीछे रह जाते। सब परेशान थे, पर क्या करते, मार्क असंभव था।
जो बहुत अच्छे पढ़ने वाले बच्चे थे वह भी पढ़ाई नहीं कर पा रहे थे। सभी लोग परेशान थे, लेकिन उन्हें कोई उपाय नहीं सूझ रहा था। आगे लेखिका कहती है कि असंभव में मूल शब्द संभव होता है। यही संभावना एक दिन एकाएक काम कर गई। हुआ यह कि उस दिन भारी वर्षा के कारण यसंबा के अधिकांश विद्यार्थी पाठशाला नहीं जा पाए थे। सो दोपहर बाद बरसात थोड़ी रुकने पर चौपाल में बरगद के पेड़ के नीचे चबूतरा पर बैठे हुए आपस में बातचीत कर रहे थे। चौपाल यानी ऐसा पंडाल जहाँ पे बहुत सारे बच्चे एक साथ इकट्ठा हो गए थे, और वहाँ एक बना हुआ था चबूतरा। चबूतरा यानी बैठने वाली जगह। वहाँ पर बच्चे बैठ कर के बातचीत कर रहे थे। क्या बातचीत कर रहे थे वो देखिए। तभी तुषार ने कहा, अरे इस बरगद के पेड़ में भूत है। तुषार एक बच्चा है, वह कह रहा है कि इस बरगद के पेड़ पर भूत है जहाँ हम लोग बैठे हुए हैं, यहाँ क्यों बैठे हो। दूसरे बच्चे ने जवाब दिया, भूत ऊत सब कोरी कल्पना और बकवास है, यानी झूठी बात है और बकवास है। क्या हम में से किसी ने भूत को देखा है। एक बच्चे ने कहा कि भूत ऊत सब जो है वह झूठी बात है, कोरी कल्पना है और बकवास है। क्या हम में से किसी ने भूत को देखा है। सब केवल मनगढ़ंत बातें हैं, यानी मन में बनाई हुई बातें हैं। जूही ने कहकर बातचीत को आगे बढ़ाई। जूही नाम की एक लड़की थी जिसने कहा कि ये सब मनगढ़ंत बातें हैं, और यह कहकर वो बात को आगे बढ़ाती है। आज एक और अनुपस्थिति लग गई मेरी, यानी जूही कह रही है कि आज के दिन मैं फिर एब्सेंट हो गई, मेरी एक अनुपस्थिति लग गई, मैं विद्यालय नहीं जा पाई। अब तक 14 अनुपस्थितियाँ हो चुकी इस बरसात में। कह रही है कि अब तक मैं 14 दिन विद्यालय नहीं गई इस साल के बरसात में। उज्ज्वला ने परेशानी भरे स्वर में कहा, मेरी तो कुल उपस्थिति ही शायद 14 होगी। उज्ज्वला नाम की एक लड़की है, वह कह रही है कि मैं तो शायद इस पूरे मंथ में 14 दिन ही प्रेजेंट हो पाऊंगी। शुभम ने कहा तो सब हंस पड़े। लेकिन क्या हम हर बरसात में ऐसे ही चर्चा करते रहेंगे और अपनी पढ़ाई का नुकसान होने देंगे। क्या हम ऐसे ही हाथ पर हाथ धरे बैठे रहेंगे। आशीष ने गंभीर स्वर में पूछा। आशीष नाम का एक लड़का है जो पूछता है, क्या हम हमेशा ऐसे ही परेशान होते रहेंगे और ऐसे ही मज़े ले लेकर बातें करते रहेंगे कि हम अनुपस्थित होते हैं, अपने विद्यालय नहीं जाते हैं बरसात के दिनों में। क्या हमेशा यही चलता रहेगा। एक बच्चे ने कहा, हम कर भी क्या सकते हैं, हम तो बच्चे हैं। ऐसा तुषार ने कहा। सच कहा तुषार तूने, हम बच्चे कर भी क्या सकते हैं, हम बच्चे कर भी क्या सकते हैं। इस वाक्य को गीत की तरह गाकर एक साथ तालियां बजाकर वहाँ बैठे बच्चे ज़ोर ज़ोर से हंसने लगे। सभी बच्चे इस बात को तालियां बजाकर गीत की तरह गाने लगे, हम तो बच्चे हैं, हम कर क्या सकते हैं, हम तो बच्चे हैं, हम कर क्या सकते हैं। और ऐसा बोलकर बच्चे ज़ोर ज़ोर से हंसने लगे। तभी कोई एक बच्चा उसमें से बोल रहा है कि हंसो मत, कोई कुछ कर सकता है तो वह हम ही है। आत्मविश्वास भरा यह स्वर दामिनी का था। दामिनी नाम की एक लड़की थी जिसने पूरे आत्मविश्वास मतलब खुद पर भरोसा रखते हुए कहा कि अगर हम कुछ कर सकते हैं तो वो हम बच्चे ही हैं, हम लोग ज़रूर कुछ कर सकते हैं। हर समस्या का निदान संभव है। प्रकृति ने विचार करने के लिए हमें बुद्धि दी है। कह रहे हैं कि प्रकृति ने हमें बुद्धि दी है ताकि हम उस पर सोचें, विचार करें। मुझे विश्वास है कि हम सब मिलकर विचार करेंगे तो कोई ना कोई रास्ता अवश्य मिलेगा। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। बच्चों, आपने भी ये बातें सुनी है कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। यही बातें दामिनी कहती है कि हम बच्चे भले हैं लेकिन हम कोशिश करेंगे, हम उपाय सोचेंगे तो कुछ तो रास्ता निकल जाएगा कि हम हर रोज़ अपने विद्यालय जा सकें। दामिनी की बातों ने बातचीत का माहौल बदल दिया। यानी अब सभी बच्चे बहुत ध्यान से सोचने लगे। हर कोई गंभीर होकर समस्या के हल के बारे में सोचने लगा। थोड़ी देर पहले जो बच्चे हंस रहे थे, मस्ती कर रहे थे, वो बच्चे अब गंभीर होकर समस्या के बारे में सोचने लगे। हल मिल गया, हम बरसात में भी पाठशाला जा सकते हैं। आशीष की आंखों में चमक और स्वर में उत्साह था। एक आशीष नाम का लड़का था जो काफ़ी उम्मीद भरा विश्वास के साथ उत्साह भरी शब्दों में कह रहा है कि हल मिल गया, हम बरसात में भी पाठशाला जा सकते हैं। सबने पूछा कैसे, सबने एक साथ पूछा कैसे।
हम नाले पर पुल बनाएंगे। बच्चा कह रहा है कि हम नाले पर पुल बनाएंगे। सब बच्चे बोल रहे हैं पुल मतलब पुल कैसे बनाएंगे। मित्रों के स्वर में आश्चर्य को भांपकर आशीष ने आत्मविश्वासपूर्वक उत्तर देते हुए कहा, हाँ पुल। विज्ञान की पुस्तक में हम सब ने पुल की जानकारी पढ़ी है। जब कभी शहर गए हैं बड़े बड़े पुल देखे भी हैं। अंतर्जाल से हम जानकारी भी प्राप्त कर सकते हैं। अंतर्जाल यानी इंटरनेट। इंटरनेट से बच्चा कह रहा है, आशीष कह रहा है कि इंटरनेट से हम जानकारी प्राप्त करेंगे कि पुल कैसे बनते हैं। बड़े बड़े शहरों में हमने नदियों के ऊपर से बने हुए पुल को देखा है। गांव का नाला बहुत ज़्यादा चौड़ा नहीं है। हमें लगभग 10 फीट का पुल बनाना होगा। कह रहा है कि यह जो नाला है वह बहुत ज़्यादा चौड़ा नहीं है, सिर्फ 10 फीट के पुल बनाने से हमारा काम हो जाएगा और हम लोग को मिलजुल कर यह काम करना होगा। आगे इस कहानी को लिखते हुए लेखिका कहती है कि पुल बनाने का विचार जंगल की आग की तरह यसंबा गांव में फैल गया। किस तरह से जंगलों में आग फैलता है, एक के बाद एक तिनका पकड़ते जाता है, उसी तरह से यह बात भी गांव में आग की तरह फैल गया। हर व्यक्ति इस विचार और विद्यार्थियों के हौसले की प्रशंसा कर रहा था। जिसने भी सुना उन सबको खुशी हो रही थी कि हमारे इतने छोटे छोटे बच्चे इतने बड़े फैसला भी ले सकते हैं, और सभी लोग उनकी फैसला का सम्मान कर रहे थे, प्रशंसा कर रहे थे। विद्यार्थियों ने छोटे छोटे समूह बनाकर इस प्रकल्प की बारीकियों पर काम करना शुरू कर दिया। समूह यानी ग्रुप, प्रकल्प यानी प्रोजेक्ट। जो उन्होंने अपने हाथ में इस प्रोजेक्ट को लिया, प्रकल्प को लिया, उस पर काम करना शुरू कर दिया। सामग्री की सूची बनाई गई। सामग्री खरीदने के लिए 20-20 रुपये एकत्रित करना आरंभ किया। क्या क्या सामान लगेगा पुल बनाने में उसकी लिस्ट तैयार की गई और उसके लिए हर किसी के ऊपर 20-20 रुपये का चंदा लगाया गया। अब तक पाठशाला के शिक्षक और गांव के लोग भी सहायता के लिए आगे आ चुके थे। बड़े बुजुर्गों को भी ये बात अच्छी लगी और शिक्षक और गांव के लोग भी इस बात में सहमत हो गए। देखते देखते सामग्री के लिए आवश्यक राशि जमा हो चुकी थी और बातों ही बात में उनके पास इतने पैसे आ गए थे जिससे वो पुल बनाने के सामान खरीद सकते थे। बुजुर्गों का अनुभव, युवाओं की शक्ति, विद्यार्थियों का उत्साह, सब साथ मिलकर काम कर रहे थे। यहाँ पे कहा जा रहा है कि बुजुर्गों का अनुभव, यानी जो बड़े बुजुर्ग हमारे होते हैं उन्हें किसी भी काम को करने में अनुभव बहुत ज़्यादा होता है। तो यह पुल जो बन रहा था वह बुजुर्गों के अनुभव के अनुसार बन रहा था, उनके सलाह के अनुसार बन रहा था। युवाओं की शक्ति और जो यंग लोग हैं उनकी शक्ति, उनकी मेहनत लग रही थी उसमें, और विद्यार्थियों का उत्साह, सब साथ मिलकर काम कर रहे थे। और विद्यार्थी जो थे उनकी हौसला काफ़ी बुलंद थी और उस हौसला के हिसाब से वो काम आगे बढ़ रहा था। संगठित प्रयासों से काम आकार लेने लगा था। सीमेंट के पाइप खरीदे गए, पत्थर इकट्ठे किए गए, ईंटें आई, बंजर जमीन से मिट्टी खोदी गई। गांव के छगन बाबा नामक एक बुजुर्ग ने प्रचुर मात्रा में रेत उपलब्ध करा दी। गांव में एक छगन बाबा नाम के व्यक्ति थे जिन्होंने अपने किसी सोर्स पैरवी से सीमेंट उपलब्ध करा दी जितना चाहिए था। पुल बनाने के लिए पूरे गांव के हाथ एक साथ मिट्टी का भराव करने लगे, यानी सभी लोग उसमें मिल गए और एकमत होकर काम करने लगे। हर दिन स्वप्न पूर्ति यानी सपने पूरे होने की ओर एक एक कदम बढ़ाने लगा था गांव। हर एक दिन गांव सपना पूरा करने के लिए एक एक कदम बढ़ाने लगा था। अंततः आनंद की वह सुबह भी आ गई। वर्षों की कठिनाई दूर हुई। केवल 15 दिनों में ग्रामीणों और विद्यार्थियों के सामूहिक श्रमदान से पुल बनकर तैयार हो चुका था। पूरे गांव के लिए यह अद्भुत उपलब्धि थी। अद्भुत यानी विचित्र उपलब्धि थी, कामयाबी थी। सभी ने एकता, संगठन और श्रमदान का महत्व भी समझा था। सब लोग एक साथ मिल करके मेहनत करने का जो कीमत होती है, जो वैल्यू होती है, उसे भी समझा था। बरसात में इस बार भी नाले में पानी भरा था, पर विद्यार्थी हंसते खेलते पुल से पाठशाला की राह जाने लगे। पुल भी विद्यार्थियों के हौसले को दाद देता, मानो मन ही मन कह रहा था, जहाँ चाह वहाँ राह। जूही ने अपने बड़े भाई की सहायता से पुल के उद्घाटन का वृत्तांत बनाया और संगणक की सहायता से शिक्षा निरीक्षक के सामने प्रस्तुत किया। कह रहे हैं कि पुल भी बहुत खुश था अपने विद्यार्थियों को खुश देख करके।
और पुल मन ही मन यह कह रहा था कि यह कहावत बिल्कुल सही है कि जहाँ चाह वहाँ राह। जुई नाम की जो लड़की थी वो अपनी भाई की सहायता से पुल के उद्घाटन का, यानी पुल कैसे बनाया गया इसका वृतांत बनाया। वृतांत मतलब एक लेख होता है, निबंध होता है। वृतांत निबंध उसको कहते हैं जो पुल जो बनाने की जो विधि थी शुरू से लेकर अंत तक विस्तार पूर्वक उस पर लेख लिखना। तो उसने एक वृतांत बनाया और संगणक की सहायता से, संगणक यानी कंप्यूटर की सहायता से शिक्षा निरीक्षक के सामने उस वृतांत को प्रस्तुत किया। तो बच्चों, इस प्रकार से हम लोग बहुत ही अच्छे ढंग से अपने इस पाठ को जहाँ चाह वहाँ राह, यानी जो हम चाहते हैं उसे करने के लिए रास्ते भी निकाल लेते हैं। इस पाठ को हमने बहुत आसानी से समझ लिया और बहुत अच्छे तरह से समाप्त भी किया। अब हमें इस पाठ से क्या सीख मिलती है, क्या प्रेरणा मिलती है? तो कहानी में हमें यह सीख मिलती है कि मनुष्य को हमेशा अच्छे कार्य को सफल बनाने के लिए आगे बढ़ना चाहिए। समाजोपयोगी कार्य में सभी लोग अपना योगदान देते हैं। कार्य करने की लगन एवं मन के विश्वास से भी मनुष्य अपने लक्ष्य की चोटी तक पहुंचता है। कठिनाई भी उसी के सामने अपना मस्तक झुकाती है जो कठिनाइयों को रौंद कर अपने जीवन रूपी पथ पर यूं ही ध्यान से मेरे बताए गए पाठ पर आप लोग अपना ध्यान लगाइए, पढ़ते रहिए ध्यान से, ताकि मेरी भी हौसला बढ़े और मैं आपके लिए हमेशा नए नए पाठ लेकर के आऊँ, आपको समझाऊँ। तो ध्यान से जुड़े रहिए, बने रहिए, पाठ देखते रहिए, पढ़ते रहिए, समझते रहिए। जो नहीं समझ में आए वो मुझसे पूछते रहिए। धन्यवाद।